बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। काबिल सद एहतराम असातिज़ा किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस तरबियती नशिस्त का मौजू कम वक्त में बच्चों की नोटबुक्स कैसे चेक की जाए। आज एक दो नशिस्तों में इंशाअल्लाह इस मौजू पर कुछ बातें अर्ज़ करूँगा और इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अगर आप इन बातों पर अमल करेंगे तो कम वक्त में बच्चों की ज़्यादा कॉपीज़, ज़्यादा नोटबुक्स आप आसानी के साथ चेक करने के काबिल हो जाएंगे। असातिज़ा अक्सर असातिज़ा जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आप हज़रात से बातचीत हो रही थी, आपने भी इस बात का इजहार किया और मैं खुद भी इन मराहिल से गुजरा हूँ। असातिज़ा से कहा जाए कि आप पढ़ाएं। आमतौर पर स्कूल्स में 8 से 10 पीरियड दिन की होती हैं और तकरीबन 60% पीरियड में हम पढ़ाते हैं, 40% जो पीरियड होते हैं उसमें हम कॉपी चेक करते हैं। तो मिजाज ये है कि उस्ताद बहुत खुश होकर 10 के 10 पीरियड पढ़ाने के लिए क्लासरूम में मौजूद रहता है, लेकिन उसको अगर बच्चों की कॉपी चेक करनी पड़ जाए तो वो एक मुश्किल काम समझा जाता है और बच्चों की कॉपी से चेक करते हुए एक सर में दर्द सा पैदा होता है। सबसे पहले हम वजह देखते हैं कि ऐसा होता क्यों है। आपसे जब पूछा जाए तो आप कहेंगे कि बच्चों की कॉपीज साफ नहीं लिखी होती, उनकी लिखाई ठीक नहीं होती, हमें समझ नहीं आती कि ये लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है और एक एक पेज को पढ़ते हुए बाज़ औक़ात 3-4 मिनट सर्फ हो जाते हैं। फिर उनकी गलतियों की इस्लाह रेड पेन से करना और बहुत सारा आपका वक्त एक कॉपी या एक नोटबुक की चेकिंग में सर्फ हो जाता है। ये वजह है। एक वजह ये भी है कि बच्चे पूरा काम नहीं लिख पाते, आधा काम छोड़ देते हैं और उस काम को मुकम्मल कराना और नोट लिखना कि इस काम को आप मुकम्मल करके लाएं, ये भी एक मसला है। हम इंशाअल्लाह आज की इस गुफ्तगू में जो बातें अर्ज़ करेंगे उनसे आपका ये मसला इंशाअल्लाह काफ़ी हद तक हल हो जाएगा और आप बखुशी तमाम बच्चों की कॉपीज़, नोटबुक्स कम वक्त में चेक करने के काबिल हो जाएंगे। आमतौर पर उस्ताद 4 तरह के काम नोटबुक पर कराया करता है। पहला तरीका तो ये है और अक्सर जो कैम्ब्रिज सिस्टम के स्कूल्स हैं वो इसको इख्तियार करते हैं कि आपने एक मौजू अच्छी तरीके से समझा दिया और बच्चे से कहा कि आप हमारी मौजूदगी में यानी टीचर की मौजूदगी में क्लासरूम में ही वो काम इन हिदायत की रोशनी में नोटबुक पर करें, लिखें, या आप घर जाएं और घर में 1 घंटा 1.5 घंटा होम टास्क या असाइनमेंट के तहत ये काम करके ले आए। दूसरा काम है बोर्ड पर लिखकर बच्चे से कहना कि ये बोर्ड पर जो कुछ लिखा है ये आप लिखें और जब बच्चा लिख चुके तो फिर उसकी नोटबुक्स को चेक करना। तीसरा तरीका जो कि पसंदीदा तो नहीं है लेकिन बहुत सारे स्कूल्स में और बहुत सारे असातिज़ा उसको इख्तियार किए हुए हैं,
اور اس طریقے کی کیا قباحتیں ہیں اور وہ کتنا ناقص ہے، اس بحث میں اس وقت آج کی اس نشست میں ہم نہیں پڑھتے، کیونکہ اساتذہ یہ کام بھی کراتے ہیں کہ آپ سوال نمبر 5 کا جواب صفحہ نمبر 22-23 یا پیج نمبر 22-23 اور پیراگراف نمبر 2 اس جگہ سے لے کر اس جگہ تک آپ لکھ لیں اور اپنی کاپیز پر، اور پھر کاپی سٹاف روم میں پہنچاتے ہیں۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ استاد بولتا ہے، املا کراتا ہے، ڈکٹیٹ کراتا ہے، خاص طور پہ کلاس 7 8 اور میٹرک سیکشن کے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ اگرچہ ایسی پریکٹس کم ہے، لیکن ایسے اساتذہ ہیں جو بچوں کو کہتے ہیں کہ ہم بولتے جائیں گے اور آپ لکھتے جائیں، اور اس کے بعد جب آپ کی ڈکٹیشن، آپ کی املا مکمل ہو جاتی ہے، کام مکمل ہو جاتا ہے، تو بچوں سے کہا جاتا ہے کہ نوٹ بکس فلاں جگہ پر جہاں آپ کی نشست ہے پہنچا دیں، اور آپ کام چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں سب سے پہلے بورڈ رائٹنگ پر بات کرتا ہوں کہ اگر آپ بورڈ پر لکھ رہے ہیں تو آپ بورڈ پر کیسے لکھیں اور کیسے لکھوائیں کہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ بچوں کی کاپیز، بچوں کی نوٹ بکس کم وقت میں زیادہ تعداد میں چیک کرنا، یہ آپ اساتذہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اساتذہ اگر تھوڑی سی محنت کر لیں تو آپ بہت تیزی کے ساتھ اور کم وقت میں زیادہ سے زیادہ نوٹ بکس چیک کریں گے اور انجوائے کریں گے، خوش ہوں گے کہ مزہ آ رہا ہے نوٹ بکس چیک کرنے میں۔ بورڈ پر لکھتے ہوئے ہم کچھ غلطیاں کرتے ہیں، ان غلطیوں کو اگر ہم دور کر لیں تو ہمارے تمام اسٹوڈنٹس لکھتے ہوئے ہی صحیح لکھیں گے، درست لکھیں گے، اور ان کی نوٹ بکس پر ہمیں ریڈ سائن یا نشان یا انڈیکیٹر، جس کو آپ کہتے ہیں کہ غلطی کی نشاندہی، اس کی انشاءاللہ نوبت ہی نہیں آئے گی۔ ہم سے پہلی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم مارکر لیتے ہیں یا چاک لے لیتے ہیں اور بچوں سے کہتے ہیں کہ اپنی نوٹ بکس لے لیں، اپنے پینسلز یا پینس وہ لے لیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لکھنا شروع کرتے ہیں بورڈ پر۔ آپ بھی ہمارے ساتھ لکھنا شروع کر دیں۔ جب ایسا ہوتا ہے کہ آپ لکھ رہے ہیں، بچے بھی لکھ رہے ہیں، تو بہت سارے بچے یا تو کوئی ورڈ وہ مس کر دیتے ہیں، اسکپ کر دیتے ہیں، یا کچھ حروف ہوتے کچھ ہیں اور لکھ کچھ دیتے ہیں، جس وجہ سے اس ایک صفحے پر بے تحاشا غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، تحریر میں آ جاتی ہیں، اور آپ ایک ایک لائن میں 3 4 غلطیوں کی اصلاح جب کرتے ہیں تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے عرض یہ کیا جاتا ہے کہ بورڈ پر جب آپ لکھ رہے ہوں تو اسٹوڈنٹس آپ کو آبزرو کریں، دیکھیں کہ استاد یا معلمہ استانی وہ کیسے لکھ رہی ہیں، بورڈ پر کیا لکھ رہی ہیں، اور کچھ بولتے بھی جائیں، جو لکھیں وہ بولیں، اور اسٹوڈنٹس آپ کو سن رہے ہوں اور آپ کو دیکھ رہے ہوں۔ اور جب آپ بورڈ کمپلیٹ کر چکے ہیں تو اس وقت آپ بچوں سے کہیں کہ اب آپ لکھنا شروع کریں۔ بورڈ لکھتے ہوئے آپ کو اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ
आपकी अपनी हैंड राइटिंग, आपकी लिखाई वो साफ हो, खूबसूरत ना हो, खुश खत ना हो, लेकिन तहरीर साफ हो। हर बच्चा आपकी तहरीर को पढ़ सकता हो। और दो अल्फाज के दरमियान एक पेंसिल की मोटाई के बराबर गैप दें, फासला दें, ताकि एक लफ्ज दूसरे लफ्ज से जुदा नजर आए। और जब आप एक बार पूरा बोर्ड लिख चुके तो लिखने के फौरन बाद बच्चों को न कहें कि आप जो बोर्ड पर लिखा है वो लिखें, बल्कि एक बार, दो बार या फिर तीन बार आप सारी इबारत जो आपने बोर्ड पर लिखी वो पढ़ दें। और जहां आपको शुबा हो कि ये लेटर आर है और स्टूडेंट इसको वी लिख सकते हैं, वहां भी उनको बता दें कि जहन में रहे कि ये आर नहीं है, ये वी है, या ये वी है, ये आर नहीं है। जब आप इस तरीके से बोर्ड मुकम्मल करेंगे और बच्चों से कहेंगे, स्टूडेंट्स से कहेंगे कि अब आप तहरीर करें अपनी नोटबुक्स पर, वो सब कुछ जो आपने बोर्ड पर लिखा, तो आप महसूस करेंगे कि स्टूडेंट्स बहुत अच्छा फील करेंगे और बड़े ज़ौक शौक के साथ और कम वक्त में वो पूरा बोर्ड का सारा काम अपनी कॉपी में तहरीर कर लेंगे। आमतौर पर आपने ये भी देखा होगा कि आधी क्लास काम मुकम्मल कर लेती है, आधी क्लास का काम मुकम्मल ही नहीं हो पाता उस वक्त में जो वक्त आपको दिया गया होता है। और जो नए उस्ताद आते हैं वो बहुत कम ऐसा होता है वो ये मौका फराहम करें स्टूडेंट्स को कि चलें, जब तक आपका काम मुकम्मल नहीं होता हम इस बोर्ड को साफ नहीं करते, आप लिखते रहें। अक्सर असातिज़ा उनके ऊपर चूंकि सिलेबस का बोझ होता है, वो सिलेबस को सामने रख कर चल रहे होते हैं, तो उनके लिए एक एक मिनट कीमती होता है। और असातिज़ा कहते हैं कि अब इस सब्जेक्ट की नोटबुक्स क्लोज करें, बंद करें, बैग्स में रखें और नए सब्जेक्ट की नोटबुक्स आप निकालें और हमारा काम शुरू कर दें। लेकिन अगर आप इस तरीके से यानी बोर्ड मुकम्मल करने के बाद दो तीन बार पढ़कर बच्चों को बता देंगे तो बच्चों की स्पीड, राइटिंग स्पीड वो भी इंशाल्लाह बेहतर होगी। अब यहाँ पर एक गलती हमसे और हो जाती है। हर बच्चे की लिखने की रफ्तार मुख्तलिफ होती है। बोर्ड की लाइन नंबर 4 पर एक ऐसा लफ्ज है जो किसी एक बच्चे की समझ में नहीं आया और वो बच्चा सबसे पहले उस लफ्ज तक पहुंचा। उस बच्चे ने आपसे सवाल किया कि सर या मिस, ये क्या लिखा हुआ है फलां लफ्ज के बाद और फलां लफ्ज से पहले, ये समझ में नहीं आ रहा। तो आपने उस बच्चे को समझा दिया कि ये लफ्ज है, इसको लिख लें। थोड़ी देर के बाद 15 सेकंड 20 सेकंड के बाद एक और बच्चा उसी जगह पहुंचता है और वो भी यही सवाल करता है। पहली बार जब आपने जवाब दिया बच्चे को तो बच्चा बड़ा मुतमईन हुआ, खुश हुआ। लेकिन दूसरे बच्चे ने जब सवाल किया तो अब आप उस लहजे में और उस पोलाइट वे में उस लफ्ज के बारे में शायद ना बताएं। अब आपकी आवाज बुलंद हो सकती है और आप कह सकते हैं कि ये लफ्ज है, अभी बताया तो था। और तकरीबन 2 मिनट के बाद एक और बच्चा उस लफ्ज पर पहुंचता है और वो जब पूछेगा कि मिस ये क्या लिखा हुआ या सर ये क्या लिखा हुआ, तो मुमकिन है कि कुछ ऐसे लफ्ज हमारी जुबान से निकलें जो उस बच्चे के लिए सख्त
हों और वो खौफजदा हो जाए, और इस रवैये को देखते हुए कोई और स्टूडेंट उस लफ्ज के बारे में आपसे पूछने की जुर्रत ही न करे। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, ये भी गलती है। आपने जो पहले बच्चे को बताया, फिर दूसरे को बताया, फिर तीसरे को बताया। क्लास में अगर 20 स्टूडेंट्स हैं तो क्या 20 बार आप बताते रहेंगे? ऐसा नहीं है। जब पहले बच्चे ने आपसे सवाल पूछा तो आपने ये काम करना है कि तमाम स्टूडेंट्स से कहना है कि आप अपना काम रोक दें, स्टॉप योर वर्क, स्पेयर योर हैंड्स एंड लुक एट द बोर्ड। सब बच्चे जब मुतवज्जे हो जाएं, क्योंकि वो एक काम में मसरूफ हैं, आप इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम के तमाम बच्चे, उनका कलम रुक जाए और वो तमाम के तमाम बच्चे बोर्ड की जानिब अपनी तवज्जो कर चुके हों। तो उस वक्त तमाम बच्चों को समझाएं कि एक बच्चे ने ये सवाल पूछा है कि ये लफ्ज़ क्या बनता है, तो ये लफ्ज़ है। तमाम बच्चे उस लफ्ज़ को समझ लेंगे और अब बार बार एक बच्चा और फिर दूसरा बच्चा और फिर तीसरा बच्चा उस लफ्ज़ के बारे में आपसे नहीं पूछेगा। तीसरी हमारी गलती ये होती है कि हम बोर्ड पूरा लिखते हैं, साफ लिखते हैं और बच्चे भी समझ लेते हैं, लेकिन हम स्पॉट चेकिंग नहीं करते हैं। जिस टीचर की स्पॉट चेकिंग कमजोर होगी, उस उस्ताद को नोटबुक चेकिंग में ज्यादा दिक्कत और मुश्किल और मुशक्कत का सामना करना पड़ेगा। स्पॉट चेकिंग क्या है? आप ऑब्जर्व करें सारी क्लास को, इन्विजिलेशन, एक एक बच्चे को देखें कि वो सही लिख रहे हैं या कोई लफ्ज गलत लिख रहे हैं। और अगर एक से जायद बच्चे कोई एक जैसी गलती कर रहे हैं तो दोबारा मुतनब्बे करें, तमाम क्लास का काम रोक कर, और उन्हें बताएं कि 2-3 बच्चे ये गलती कर रहे हैं, इस गलती को ठीक करें। और अगर मुख्तलिफ बच्चे मुख्तलिफ गलतियां कर रहे हैं तो क्लास में स्पॉट चेकिंग के दौरान आप अपनी फिंगर रख कर उस बच्चे को कहेंगे कि आप ये वाली इबारत, ये वाला सेंटेंस, ये वाला वर्ड गलत लिख रहे हैं, इसको ठीक करें। आप बोर्ड से मैच करें, मैंने कैसा लिखा और आपने क्या लिखा। कहीं नुक्ता रह गया हो, कहीं शोशा रह गया हो, कहीं डॉट रह गया हो, तो ऐसी सूरत में बच्चे को उसी वक्त क्लासरूम ही में अपनी फिंगर की मदद से कॉपी चेक करें और बच्चा अपने हाथ से उसकी इस्लाह करे। अब बच्चे ने बिलफर्ज एक बच्चे ने 3 गलतियां की और आपने एट द स्पॉट, मौके पर आपने उसको टोका और उसने अपनी गलती ठीक कर ली, तो उसका पूरा पेज आपके सामने आएगा, गलतियों से पाक होगा और आपने पूरे सफ़े को पढ़ना है और सिर्फ टिक लगा देना है और आप देखेंगे कि कॉपी चेक करना आपके लिए कितना ही ज़्यादा आसान हो चुका है। वो असातिज़ा जो बोर्ड पर लिखते हुए बच्चों को भी कह देते हैं कि हमारे साथ साथ लिखें, या उनकी अपनी बोर्ड की राइटिंग ऐसी होती है जो साफ ना हो, अल्फाज को अल्फाज में मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं और बच्चों को सही गाइड नहीं करते कि कैसे बोर्ड राइटिंग को अपनी कॉपी में तहरीर करना है, और स्पॉट चेकिंग नहीं करते। बच्चे लापरवाही जब करेंगे, ये देखते हुए कि उस्ताद रिलैक्स्ड है, चेयर पे बैठा है, तो वो कई लफ्ज छोड़ देंगे। हो सकता है पूरा जुमला, पूरी लाइन जो बोर्ड की लाइन है, पूरी मिस कर चुके हों
اور جب آپ تک کاپی پہنچے گی تو اس میں بے تحاشا غلطیاں ہوں گی، اور ظاہر ہے کہ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ کاپی چیک کرنا، نوٹ بک کو چیک کرنا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ یہ بات یہاں عرض کروں کہ یہ کمال کی بات نہیں ہے، اور یہ آپ کے لیے کوئی فخر کی چیز نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں بچے کی ایک ایک غلطی کو ٹھیک کرتا ہوں کاپی چیک کرتے ہوئے۔ میری چیکنگ کمپریہنسو ہے، انتہائی جامع ہے، اور میں 15 16 غلطیاں بچوں کی پکڑتا ہوں یا پکڑتی ہوں، اور پھر اصلاح کر کے لکھ دیتی ہوں، پورا پیج میں ریڈ کر دیتی ہوں۔ یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ آپ کے بچے کی نوٹ بک ایررلیس ہو، غلطی ہو ہی نہیں، اور اس کی بڑی وجہ بورڈ رائٹنگ میں نقائص اور اسپاٹ چیکنگ کا نہ ہونا ہے۔ اگر آپ بورڈ اس ترتیب سے لکھیں اور اس کے بعد جب بچے لکھ رہے ہوں تو آپ اس وقت چل پھر رہے ہوں، تو ایسی صورت میں آپ کے بچے کی کاپی بالکل صاف رہے گی اور اس میں کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ یہ جو عرض کیا ہے کہ بچے اس وقت نہ لکھیں جب آپ بورڈ لکھ رہے ہیں، تو یہ بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ بھی لکھ رہے ہیں، اسٹوڈنٹس بھی لکھ رہے ہیں، تو آپ کے پاس تو اسپاٹ چیکنگ کا کوئی موقع ہی نہیں ہے۔ آپ کیسے اسپاٹ چیکنگ کریں گے کہ بورڈ بھی لکھا جا رہا ہے اور ہر اسٹوڈنٹس کے سر پر بھی آپ پہنچ رہے ہیں؟ اس لیے سب سے پہلے آپ نے بورڈ مکمل کرنا ہے، 2-3 بار اس بورڈ کو پڑھنا ہے، پھر اسٹوڈنٹس کو کہنا ہے کہ آپ کام شروع کریں، اور جب وہ کام شروع کر رہے ہوں تو آپ کا کام ختم نہ ہو، بلکہ آپ زیادہ ایکٹیو ہوں، اور موقع پر ایٹ دی اسپاٹ بچے کو بتائیں کہ آپ غلط لکھ رہے ہیں، تاکہ کاپی جب آپ کے پاس آئے تو وہاں غلطی کی نشاندہی کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ جب غلطی نہیں ہوگی تو آپ ریڈ سائن اس کاپی پر تحریر نہیں کریں گے۔ جو انچارج ہوتے ہیں یا کوآرڈینیٹر ہوتے ہیں اس سبجیکٹ کے یا اس سیکشن کے، وہ کاپی ری چیک کرتے ہیں۔ عام طور پر یہ طریقہ کار ہے کہ گرین کلر سے، گرین پین سے استاد کی کاپی چیک کی جاتی ہے کہ استاد سے کوئی ایسی بات تو نہیں ہوئی کہ کوئی غلطی ہے اور رہ گئی ہو۔ تو وہ جو گرین سائن ہے وہ استاد کو متنبع کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ آپ اپنی توجہ کاپی چیکنگ پر زیادہ دیں، کیونکہ آپ کی غفلت کی وجہ سے یہ دیکھیں 2 یا 3 لفظ وہ چیک ہونے سے رہ گئے۔ غلطیاں تھیں لیکن آپ نے اس کو انڈیکیٹ نہیں کیا، اس پہ کسی قسم کا نشان آپ نے نہیں لگایا۔ کوآرڈینیٹر یا انچارج وہ اگر یہ سمجھے کہ میں نے 7 8 10 غلطیاں کسی ٹیچر کی ان کی نشاندہی کی ہے، اور میں اپنے کام میں بہت مخلص ہوں اور ایکٹیو ہوں اور ایفیشنسی کا میں نے مظاہرہ کیا، تو اگر انچارجز اور کوآرڈینیٹرز اپنے جو سب آرڈینیٹ ہیں، اپنے ماتحت ہیں، ان کو گائیڈ کر کے لے کے چلیں، ان کی رہنمائی کریں اور انہیں طریقہ سمجھائیں کہ کس طریقے سے آپ نے اپنی کاپی چیکنگ کے معیار کو بہتر کرنا ہے، اور کسی ایک پیج پر بھی گرین سائن نہ ہو تو یہ اس کوآرڈینیٹر کی کامیابی سمجھیں کہ اس نے اتنے اچھے انداز کے ساتھ اپنے اساتذہ کو اس قابل بنا دیا ہے کہ وہ غلطی سے پاک کاپیز ان تک پہنچاتی ہیں یا پہنچاتے ہیں۔ ایسی جو کوآرڈینیٹر سے اوپر ہوتے ہیں وہ ایک آخری فائنل چیکنگ کرتے ہیں،
और आम तौर पर ये प्रैक्टिस में बात है कि पर्पल या जामनी कलर से उन गलतियों की निशानदेही करते हैं जो कोऑर्डिनेटर से भी रह जाती हैं। अगर एक पेज पर एक से जायद बार वो पर्पल कलर चला है, तो इसका मतलब है कि उस इदारे का बड़ा, उस इदारे का सरबराह, वो उन असातिज़ा पर उसकी अपनी गिरफ्त कमज़ोर है और कोऑर्डिनेटर्स या इंचार्जेस पर जो उसकी निगाह होनी चाहिए उसमें कमी है। आज की इस नशिस्त का खुलासा अर्ज करता चलूं कि अगर किसी बच्चे की एक नोटबुक में ज़्यादा गलतियां हैं रेड कलर की सूरत में, तो उसमें बच्चे का कसूर जो है सो है, उस्ताद की गफलत हो सकती है बोर्ड लिखते हुए, या क्लास के दौरान स्पॉट चेकिंग न करने की सूरत में वो उस्ताद प्रॉपर स्पॉट चेकिंग नहीं कर रहा और बोर्ड प्रॉपर तौर पर लिख नहीं रहा। लिहाजा ये कॉपी चेकिंग में कमाल पैदा करने के लिए आपने बच्चों की कॉपी साफ बनवानी है, और वो इसी सूरत में मुमकिन है कि आप स्टूडेंट्स को इस काबिल अपनी तहरीर पहुंचाएं कि बच्चे साफ सुथरे अंदाज में बगैर गलती के वो तहरीर लिखें, और अगर गलती उनसे फिर भी वाक़ई हो जाती है तो आप उसी वक्त अपने उस क्लास के अंदर उसकी इस्लाह कर दें। अब एक सवाल यह आएगा कि 40 मिनट्स का पीरियड होता है या 45 मिनट्स के दौरानिए में हम बच्चों को लेक्चर भी दें और फिर वो 5-7 मिनट बोर्ड लिखें भी, तो फिर वक्त कैसे बचेगा कि बच्चे उस सारी तहरीर को 40 मिनट्स के अंदर कॉपी पर लिख भी लें। तो उसके लिए अर्ज ये है कि आपने टाइम को मैनेज करना है। अगर आप समझते हैं कि स्टूडेंट्स आज अगर बोर्ड पर हम तहरीर करेंगे तो इनके पास वक्त नहीं बचेगा और ये मुकम्मल बोर्ड नहीं लिख पाएंगे, तो एक तो ये कि आप क्लास में जाने से पहले एक चार्ट पर वो सब कुछ लिख कर ले आएं जो आप बोर्ड पर लिखना चाहते हैं। ये सबसे अच्छी बात है, और उसी अंदाज के साथ चार्ट पर लिखें जिस तरीके से मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखने की तरतीब बताई है। 2-3 बार उस चार्ट को पढ़कर सुना दें, और ये चार्ट अगले साल और फिर उससे अगले साल जब आप बच्चों को दोबारा पढ़ाएंगे तो दोबारा लिखने की मेहनत भी आपको नहीं करनी पड़ेगी। ये चार्ट एक बार बनेगा, ये सालों चलेगा। और दूसरी सूरत ये है कि आप लिखने का काम अगले दिन पर ले जाएं, और जब दूसरे दिन आपके सब्जेक्ट की बारी आए तो बच्चों को बताएं कि कल हमने ये टॉपिक पढ़ा था, आज हम इसका ज़रा काम करते हैं तहरीरी, और फिर बोर्ड लिखें, 5-7 मिनट में अपना बोर्ड मुकम्मल करें और फिर बच्चों से कहें कि ये काम करें। दूसरा तरीका ये है कि बुक से लिखने का, कि आप यहाँ से यहाँ तक लिख दें। उसमें स्टूडेंट्स को ये आदत उनकी बना दें कि वहाँ बुक में, टेक्स्ट बुक्स में अल्फाज एक दूसरे के साथ काफ़ी मिले हुए होते हैं, उनमें फासला नहीं रखा गया होता। उन बच्चों को आप बताएं कि एक लफ्ज़ के बाद जब दूसरा लफ्ज़ आप लिखेंगे तो आप फिंगर गैप या पेंसिल की मोटाई जितना फासला रखें, और बच्चे बुक से जब देख कर लिखेंगे, गैप होगा जब वर्ड्स में, अल्फाज में, तो आपको उनकी तहरीर पढ़ना आसान मालूम होगा, और अगर कोई गलती हो भी तो आप आसानी के साथ उस गलती को समझ सकते हैं और इस्लाह कर सकते हैं। पढ़ाने के माहिरीन यानी जो असातिज़ा, ऐसे असातिज़ा जो असातिज़ा को ट्रेन करते हैं, वो इस बात को पसंद नहीं करते कि बुक पर निशान लगाया जाए कि यहाँ से यहाँ तक आप लिख कर ले आएं। वक्त तो बच जाता है, लेकिन जो
बच्चे पर असर पड़ता है उस्ताद की शख्सियत का, उस्ताद की तहरीर का, और जो बोर्ड की अफादियत है वो बाहर कैफ है, और उससे बच्चे महरूम हो जाते हैं। और बच्चे जब वो काम याद करते हैं तो उस वक्त उनको मुश्किल का सामना करना पड़ता है बनिस्बत उन असातिज़ा के, स्टूडेंट्स के, जो बोर्ड पर काम कराते हैं। बोर्ड पर जब काम लिखा हुआ होता है तो स्टूडेंट्स की आंख के कैमरे में वो महफूज रह जाता है काम, और कहीं किसी वक्त जब उन्हें कोई चीज़ भूलती है तो वही दोबारा फाइल सर्च करते हैं कि हाँ, एक बार उस्ताद साहब ने बोर्ड पर एक डेट लिखी थी 1926, हाँ याद आ गया, ये 1926 का इंसिडेंट है या वाकया है। तो यहाँ पर हमारी पहली नशिस्त का इख्तिताम होता है, और कुछ देर के बाद इंशाअल्लाह दूसरी नशिस्त में मज़ीद बातें आपके सामने रखी जाएंगी, और मज़ीद टेक्निक्स आपको बताई जाएंगी कि किस तरह आप कॉपीज़ चेक करेंगे तो कम वक्त में ज़्यादा बच्चों की कॉपीज़ आप चेक कर सकते हैं, टेंशन फ्री स्टेट में, बग़ैर किसी दिक्कत और बग़ैर किसी परेशानी के। तो इंशाअल्लाह वक्फ़े के बाद, इंटरवल के बाद दोबारा इंशाअल्लाह यहीं जमा होंगे, और जो मज़ीद गुफ्तगू है इंशाअल्लाह वो हमारी जारी रहेगी।